नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हम पहुंचे हैं, ये जो जगह है पीछे देख रहे हैं मेरे, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम हैं, पन्ना का कृषि विज्ञान केंद्र है और हम बात करने जा रहे हैं मृदा परीक्षण और पोषक तत्व के मैनेजमेंट पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि मिट्टी के टेस्टिंग पर हम बात करने जा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि कौन से फसल के लिए कौन से मिट्टी पे कौन से फसल लगाने हैं, इसका चयन करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से पे रहते हो, ये हम समझाने जा रहे हैं डिटेल के साथ। तो पहले सर का परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रितेश भागोरा एज ए प्रोग्राम असिस्टेंट सॉइल साइंस से हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए, फसल चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, हमारी फसलों को लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इन 17 पोषक तत्वों में किसान भाई क्या करते हैं कि केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर ध्यान देते हैं। वे अदर न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। तो हमारी फसलों में इन पोषक तत्वों की या हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी आ रही है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप चाहे रबी की फसल लें चाहे खरीफ की फसल लें, हमेशा सबसे पहले अपने मिट्टी की जांच कराकर ही फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। अब फर्टिलाइज़र उपयोग आप जब करेंगे तो आप सॉइल टेस्टिंग कराएंगे। तो सॉइल टेस्टिंग में आपका क्या होगा कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और आपको फसल में कितना डालना है, ये सारी अनुशंसा आपके उस सॉइल हेल्थ कार्ड जो आपका सॉइल टेस्टिंग के बाद बनेगा, उस सॉइल हेल्थ कार्ड में सारी आपकी डिटेल रहेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड में आप मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का विद्युत चालकता, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर कितना अवेलेबल है, इसकी सारी डिटेल उस सॉइल हेल्थ कार्ड में रहती है। इसके अलावा यदि आपकी मिट्टी में कोई अम्लीयता की समस्या है या कोई क्षारीयता की समस्या है तो वो भी डिटेल आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में रहती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आप अपने ज़िले के या तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है वहाँ आप सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 150 रुपये शुल्क है, वो शुल्क देकर भी आप सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की यदि हम बात करें तो 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चालू की थी। इस स्कीम का उद्देश्य ये था कि हर किसान की खेत की मिट्टी का जांच होके उसका एक सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाए। तो 2015 से 2018 तक ये स्कीम चली। अब नई स्कीम के तहत पायलट प्रोजेक्ट में हर गांव से हर एक किसान का जो है मिट्टी की जांच होकर उसका एक सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहा है। तो मैं सभी किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जब भी कोई भी फसल लें, है ना, मिट्टी की जांच कराकर ही फर्टिलाइज़र का बैलेंस्ड मतलब संतुलित मात्रा में आपको खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना है। इसी के साथ साथ रासायनिक के साथ साथ आपको जैविक में भी जाना है। जैविक में जैसे अपन गोबर के खाद के साथ आप केचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं, आप बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र से हमारी फसलों में 25 से 30% तक अपन रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र में जैसे आपका राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है या पीएसबी कल्चर है, ये सारे आप या तो बीज उपचार में उपयोग कर सकते हैं या मिट्टी उपचार में कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दलहनी फसल जैसे अभी आपकी चना, मटर, मसूर है, तो आप इसमें राइजोबियम कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या पीएसबी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से यदि बीज उपचार करते हैं, साथ ही आप यदि पीएसबी का मिट्टी उपचार भी करते हैं तो आपका 25 से 30% तक रासायनिक उर्वरकों की बचत होगी। साथ ही रसायन से जो हमारी मिट्टी की हेल्थ जो ख़राब हो रही उसमें भी अपना सुधार होगा। तो आप बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके फसल उत्पादन तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही अपनी सॉइल की हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं। अब बायो फर्टिलाइज़र जब आप ख़रीदें, चाहे मार्केट से ख़रीदें, नहीं तो हमारी यूनिवर्सिटी भी जो है जवाहर बायो फर्टिलाइज़र के नाम से प्रोडक्ट बना रही है, तो आप हमारे यहाँ से भी क्रय कर सकते हैं। जब भी आप क्रय करें, चाहे मार्केट से करें या हमारे यहाँ से करें, उस पर एक्सपायरी डेट, बायो फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। यदि एक्सपायर हो चुका है तो वो आपका बायो फर्टिलाइज़र कोई काम का नहीं है।
दूसरी बात, जब आप बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो आपको सबसे मेन प्रिकॉशन ये रखना है या ये सावधानी रखना है कि बीज उपचार हमेशा छायादार स्थान में ही करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है जो जीव है ना, वो सूर्य के ताप से जो है आपको डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मर सकते हैं। इसलिए आप जब भी बीज उपचार करें हमेशा छायादार स्थान में करें और बोवनी के तुरंत पहले करना है। आपको 2 या 4 दिन पहले कर नहीं रखना है। जिस दिन आपको बोवनी करना है उसी समय बीज उपचार करना है। इसके अलावा मिट्टी उपचार में यदि आप करना चाहें तो 50 किलो आप गोबर की खाद में 2 से 2.5 किलो या 2 से 2.5 लीटर बायो फर्टिलाइज़र, चाहे पीएसबी हो या केएसबी हो या आपका बायो फंजीसाइड में आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। इसका भी जो है मिट्टी उपचार जो है 50 किलो गोबर की खाद में मिलाकर यदि आप खेत में फैला देंगे या भुरकाव कर देंगे तो उससे भी जो है आपका कंट्रोल होगा बायो फंजीसाइड से जो है। जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशी है। तो ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशी, जैसे चना में उगरा रोग आता है, विल्ट आता है, तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने से चने में उगरा रोग का भी कंट्रोल होता है। तो ये सारे जो डिटेल्स बायो फर्टिलाइज़र से प्लस आपका वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद में हमारे गोबर की खाद की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसमें आप यदि थोड़ी सी मेहनत करें, गोबर की खाद में यदि थोड़ी सी मेहनत करके अपन उसको और पौष्टिक बना सकते हैं। और केचुआ खाद में इसमें मेन चीज़ है कि इसमें जो प्रजाति उपयोग की जाती है केचुओं की, चाहे वो आइसिना फोर्टिडा हो या यूड्रिलस यूजेनी हो या जय गोपाल हो, ये 3 प्रजातियां मार्केट में है। यदि आप केचुआ खाद बनाना चाहते हैं तो ये 3 प्रजातियों का क्रय करके आप अपने वर्मी कंपोस्ट पीट में इसका उपयोग करें। केचुआ खाद बनाने के लिए गोबर का जो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि वो करीब 20 से 25 दिन पुराना हो, ज़्यादा सड़ा हुआ नहीं हो। प्लस जो आप टाँका बना रहे हैं उसकी गहराई जो है 1.5 फीट से ज़्यादा गहरी नहीं रखना है। लंबाई अपन सुविधा अनुसार रख सकते हैं, लेकिन गहराई जो है 1.5 फीट से ज़्यादा इसकी नहीं रखते हैं। जब आप इसकी भराई करते हैं, इस टाँके की भराई करते हैं, तो इसमें आपको परत बाय परत इसमें गोबर का खाद प्लस जो आपका फार्म का वेस्ट है ना, चाहे सूखी पत्ती टहनियाँ हो या रसोई घर का वेस्ट हो, उसको आप परत बाय परत बिछाएंगे और आखिरी में जो है उसको जूट के बोरे से या धान की पुआल से अपन उसको ढक देते हैं। ढकना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन केचुओं को जो है अंधेरा पसंद है। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, प्रकाश और ध्वनि के प्रति। तो जब अपन अंधेरा करते हैं तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और अपना केचुआ खाद जल्दी तैयार हो जाता है। ये केचुआ खाद आप चाहे आपकी पोषण वाटिका में इस्तेमाल करें या आपकी फील्ड क्रॉप में जहाँ भी इस्तेमाल करें, जहाँ भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ बायो पेस्टिसाइड और बायो फंजीसाइड के रूप में भी काम करेगा। प्लस गोबर खाद की तुलना में ये आपका आधा लगेगा। 5 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग अपन फील्ड में कर सकते हैं। प्लस गमले और पेड़ पौधे में अपनी सुविधा के अनुसार एक पौधे में आप 2 से 3 किलो या गमले में आपका 500 से 250 ग्राम आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा तो यही किसानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फर्टिलाइज़र का उपयोग करें तो एक संतुलित मात्रा में और एकीकृत रूप में करें। एकीकृत से मतलब कि रासायनिक के साथ साथ जैविक का भी उपयोग करें। हाँ, एकीकृत में रासायनिक प्लस जैविक, तो मिट्टी का स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहेगा। ओके, अच्छा सर, ये एड्रेस मेरे को एक बार क्लियर कीजिए, जो एड्रेस है ये एड्रेस कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। ये जगह कौन सी होगी? पुरुषोत्तमपुर पन्ना है। अच्छा, और जिनको ज़्यादा एड्रेस का ज्ञान नहीं है वो सीधा वेबसाइट गूगल पे जाके लिखें KVK पन्ना, तो वो खोल के एड्रेस भी आपको दिखा देगा। कांटेक्ट में जाने के बाद मैं खुद वैसे ही खोजते पहुंचा हूं और आप भी उसी तरीके से खोजते पहुंच सकते हैं पन्ना। और ये पन्ना क्षेत्र के किसानों के लिए मैंने KVK से ये वीडियो शूट किया। बाहर के लोगों को भी जानकारी इससे मिली होगी और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो सर को थैंक यू ज़रूर कहें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।